सर्विस की पहली रात, मतलब हम ट्रेन से उतरे और हमको लड़ाई में झोंक दिया। हमने देखा है आंखों से वो दृश्य जहाँ की लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला खान नियाजी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन कर रहा था। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हम कैसे जाएंगे आगे? I don't see Pakistan 20 to 25 years hence period. I see Baluchistan, I see Pashtunkhwa, and I see Western Punjab. This country doesn't deserve to exist. हम जो नॉन वायलेंस के नाम पर कॉवर्डाइज नहीं सिखा सकते। अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा में हिंसा उससे भी ऊपर। नमस्कार, बंसल न्यूज़ की खास पेशकश पॉडकास्ट में आपका बहुत स्वागत है। ख़ास मुलाकात कह लीजिए इसको, इस पॉडकास्ट को। मैं शरद द्विवेदी आपके साथ हूँ और आज मुझे आप सभी को बताते हुए बड़ी खुशी है कि इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत ख़ास इसलिए हैं कि सीमा पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपने रण कौशल से भारतीय सेना के एक युवा अधिकारी से लेकर अपने करियर के लास्ट लेग तक, जब वो एक तजुर्बेकार अधिकारी रहे, उन्होंने अलग अलग मोर्चों पर बेहतरीन तरीक़े से अपने काम को अंजाम दिया और उन्हें मिले जो अवार्ड्स हैं वो इसकी बयानी इसका जवाब देते हैं कि किस तरह से उन्होंने काम किया। जीडी बख्शी साहब हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, जिनका बहुत ही लंबा और बड़ा ही यशस्वी कार्यकाल भारतीय सेना में रहा है। आप और हम उन्हें टेलीविज़न चैनल्स में देखते हैं। सर, मैं बहुत स्वागत करता हूँ आपका। थैंक यू शरद, थैंक यू सो मच। जी सर, पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा आपसे कि जबलपुर से आपका ताल्लुक़ रहा है, बहुत तो मध्य प्रदेश आपकी रगों में धड़कता है, तो मुझे ज़रा बताइए, उन दिनों को याद करिए जब आपका जन्म तो जम्मू में हुआ, लेकिन फिर पिताजी लेकर आपको यहाँ आए जबलपुर, जहाँ आज भी आपका पुश्तैनी घर और तमाम आपकी चीज़ें हैं। कैसे याद करते हैं जबलपुर? बड़ा खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ जीवनदायिनी माँ नर्मदा का स्थान, कैसे याद आता है बचपन का वो जबलपुर? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि नर्मदा जी के गोद में आकर हम और हमारा परिवार धन्य हो गए। देखिए साहब, मेरे फादर साहब जो थे वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर थे महाराजा हरि सिंह के साथ, जम्मू एंड कश्मीर के जो शासक हुआ करते थे जी। और उनकी स्टेट फोर्सेस के वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर थे, प्रिंसिपल थे ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के, और युवराज करण सिंह के पर्सनल ट्यूटर थे। मतलब राजघराने से बड़ा क्लोज संपर्क था उनका। तो जब जे.एंड.के स्टेट फोर्सेस का विलय भारत की सेना में हुआ तो उनकी पोस्टिंग कर दी उन्होंने, उनको भारतीय सेना में विलय करा दिया गया और उनकी पोस्टिंग हो गई जबलपुर में। तो मुझे याद है उनकी फादर साहब की एक ऑस्टिन 48 पुरानी जॉन्टिंग जैलपी होती थी, तो उसमें बैठकर हम पूरा परिवार, यानी मैं, मेरे बड़े भाई साहब, मेरा छोटा भाई, माताश्री और हमारा एक अल्सेशन डॉग था टेरर, वो हैचबैक होती थी, वो बाहर मुंह निकाल के आता था। तो हमने वहाँ उधमपुर से लेके ड्राइव किया जबलपुर तक। मुझे अभी भी याद है जो पहला जो मेरा जब हम बिल्कुल एक चढ़ाई थोड़ी पहुंची, थोड़ी पहाड़ियां जहाँ पे हैं और वहाँ से जबलपुर दिखता है नक्शे की तरह स्प्रेड आउट। तो हम लोग, फादर ने कार रोकी और हम सब उठ के देखने लगे, चुप शांत, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के बाहर कभी आए ही नहीं थे। तो मंदिर, बहुत सारे क्यूपोलास, ये वो मीनारेट्स, तो एकदम से मैं कोई 8 वर्ष का था तब, तो मैं बोला, लेकिन पापा यहाँ पहाड़ नहीं है। मुझे पहाड़ जम्मू की याद, और उस समय का हिमालय। तो फिर फादर ने बोला, बेटा अब हम प्लेन्स में आ गए, तुम्हें पहाड़ नहीं मिलेंगे यहाँ। लेकिन मुझे याद है फिर हमको एक बंगला अलॉट हुआ नर्मदा रोड पे, और बंगले के पीछे छोटे छोटी वहाँ पे स्टोन क्वारीज थी, कटंगा की पहाड़ियाँ बोलते हैं उनको, कटंगा की पहाड़ियाँ। तो मेरे को बचपन से शौक था वहाँ जाने का। मुझे वो अपने पहाड़ों की बड़ी याद आती थी वहाँ, तो मैं वहाँ जाया करता था और इमेजिन करता था कि मैं वापस अपने पहाड़ों में हूँ, वहाँ पे हूँ।
और फिर वहाँ पे नर्मदा जी हमारे घर से कोई आप समझ लीजिए 8-9 किलोमीटर दूर थी। तो वहाँ मेरे फादर ने मेरे को भेजा, वो था आई वांट यू टू बी ब्लडी टफ। तो उन्हें ले गए लोकल अखाड़े, बोले इसको रगड़ो, इसको फिट करो, मेक हिम स्ट्रांग, ये मत सोचना कि साहब का बेटा है। तो मतलब नरवाही से करो, आई वांट हिम टू रेसल। तो वहाँ से खाया। फिर मैं नर्मदा जी में हम तैरने जाया करते थे, वहाँ जलेरी घाट है एक, जलेरी है? घाट है, और इतना शांत पावन वहाँ पे नर्मदा जी के तट पे। और मुझे तभी से याद है कि नर्मदा से वो कहते हैं ना, गंगा जी में स्नान, नर्मदा के दर्शन मात्र पर्याप्त जी, हैं। क्या बात है, बिल्कुल दर्शन सही। मात्र पर्याप्त जी। हैं आपकी मुक्ति के लिए। जी, ठीक है, क्यों और क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तप किया है। आदि शंकराचार्य ने वाह, उसके नर्मदा जी के किनारे तप किया है साहब। जी, और नर्मदा जब बड़े बड़े संत तप करते हैं तो जो वाटर है वो उनकी स्पिरिचुअल ऊर्जा ओजस को पकड़ लेता है, स्टोर करता है। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपको याद होगा ना, जी। जहाँ हर ऋषि के पास एक कमंडल कमंडल होता है कमंडल पानी होता का। यस यस। मैं और आगे बढ़ूं तो आपकी जीवन यात्रा की तरफ, तो वो टाइम जब आया कि अब फौज में जाना है, तो ये पिताजी ने ही तय कर दिया था कि हमारी जो लिगेसी है, हमारी जो परंपरा है, या फिर ये आपका डिसीजन विपरीत था? हुआ था। अच्छा, उल्टा हुआ था। जी। देखिए मैं बताता हूँ। हाँ। मेरे बड़े भाई थे जो अग्रज जो मेरे से थे, कैप्टन सृष्टि रमन बख्शी। वो 11th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, जो कि हमारी अपनी खानदान की पलटन थी, हाँ। महाराजा की जो फौजें थी, वो जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंट बन गई इंडियन आर्मी में, उसमें कार्यरत थे। 1965 के युद्ध में वो शहीद हो गए। जी। माइन के ब्लास्ट से उनके शरीर के चीथड़े चीथड़े उड़ गए। लोगों ने टुकड़े टुकड़े जहां वहां 100-200 गज से जमा किए और वहीं पे अंतिम संस्कार करके वो कांस कलश में लाके हमको दे दिया, आपका भाई। और मुझे याद है तब मैं 10th क्लास में था। और वो जो जवान जो कलश लेके आया, मैंने उसको, मुझे लगा कि ये सच नहीं बता रहा, क्योंकि माँ बाप के सामने कौन बताएगा कि आपके लड़के के तो चीथड़े उड़ गए। तो मैंने उसको साइड पे ले जाके बोला, मुझे सच सच बता क्या हुआ। कहता देखो सर, अपने माँ बाप को मत बताना, लेकिन बहुत बुरी क्षति हुई है लाश की, टुकड़े टुकड़े चले गए। तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। तो वो मुझे बोला कि सर आप रो नहीं सकते, आपको बदला लेना है। जी। कि जिस परिवार की एक सदस्य की लाश की क्षति हो, दुर्गति हो, उसको बदला लेना अनिवार्य हो जाता है। क्या बात है। इन दैट वन फ्लैश एवरीथिंग वाज डिसाइडेड। हाँ। 65 सितंबर 65 वो शहीद हुए। भाई साहब की उस वक्त उम्र क्या थी उनकी 23 शहादत साल, जब? 23 साल। 23 साल की थी। और शादी भी नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था। और उनके साथ ये हुआ। अगले साल मैंने चुपचाप से पहले तो दे दिया एनडीए का इम्तिहान, वो फॉर्म शॉर्म भर दिए। जब घर में पता चला तो आप समझ सकते हैं तूफान मच गया। कि बोले उनका बड़ा मन था कि एक, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई में बड़ा तेज था, तो उनका बड़ा मन था कि एक बेटा आईएएस में जाएगा। तो वो बड़े लगे थे कि नहीं नहीं, मेरी तुम फौज में नहीं, तू फौज के लिए फिट नहीं है। तो बड़ा खैर संघर्ष चला और अल्टीमेटली मैंने रिक्शा बुलाया, अपना ट्रंक लोड किया, वो बोला मैं जा रहा हूँ। तो बेचारे फादर साहब, वो हमारा बंगला था पुराना, तो बंगले के गेट तक वो पीछे पीछे आए, फिर उन्होंने रिक्शा रोक लिया। उस वक्त कहाँ रहते थे आप? हम रहते थे जबलपुर में, नर्मदा रोड पे, जिसे आज अच्छा, शहीद रमन आपने बख्शी ये महल निकाला कहते हैं। 66 में जबलपुर रहते हुए? रहते हुए क्या बिल्कुल बात था। तो उन्होंने बोला कि लड़के मत जा, कल तेरे को मैं भेज दूंगा। तो अगले दिन साहब वो मेरे को छोड़ा है। तो इस तरह मेरी जर्नी शुरू हुई। 41 इयर्स लॉन्ग जर्नी, 4 साल एनडीए। कमाल है सर, कमाल है। सलाम है आपको। और जिस समय भाई साहब का जिक्र मेजर जनरल साहब कर रहे थे, आंखों के कोर गीले थे, मैं भी समझ रहा था, क्योंकि एक 15-16 साल के किशोर का अपने भाई के साथ एक बड़ा इंटीमेट रिलेशन होता है। ये भारतीय सेना है और ये भारतीय सेना के पुरोधा हैं जो मेरे सामने हैं।
सर वो बड़ी अजीब सी फिजाएं थीं, बांग्लादेश को हम मुक्त करने वाले थे, मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट कर रहे थे, और आप जब जा रहे थे मतलब कि इधर आपका सिलेक्शन उधर युद्ध, उस माहौल को आप कैसे याद करते हैं? आप जो लड़के थे सारे जो कमीशन्ड ऑफिसर थे भारतीय सेना के। जी 1971 में शुरू में जनवरी में हम लोग इंडियन मिलिट्री एकेडमी पहुंचे। अक्टूबर तक युद्ध के बादल पूर्ण रूप से छा चुके थे। 10 मिलियन रेफ्यूजी धकेल दिए थे पाकिस्तान की फौज ने भारतवर्ष में, तो युद्ध तो होना ही था। तो मुझे याद है साहब कि हमको जो है हमारे एडजुटेंट साहब ने वो हमको बुलाया, वो हमारे परेड ग्राउंड जहाँ पे हमारी मेन पासिंग आउट परेड होती है, वो घोड़े पे वाइट हॉर्स पे आते हैं, चार्जर बोला जाता है उसको, उस पे आए और उन्होंने अनाउंस किया कि बॉयज वी आर वेरी प्लीज्ड विद योर स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग, और भारत की सरकार खुश है आपसे, और आपको 1 महीना पहले कमीशन दे दी जाएगी। तो हम लोगों ने बड़ी साफ ताली बजाई, क्योंकि साहब जिस सेना में 1 दिन की सीनियरिटी से आप चीफ बने या ना बने इसका फैसला हो जाता है। 1 दिन की सीनियरिटी, तो 1 महीने की सीनियरिटी मिल जाएगी। तो साहब हमने बड़ी ताली बजाई। तो एडजुटेंट साहब बेचारे धीरे से मुस्काए, और वो घोड़े पे थे, पीछे उनके खड़े थे असिस्टेंट एडजुटेंट, उसकी तरफ मुंह करके बोलते हैं बेचारे। तो उसने बोला क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहता देख यार, जब तक ये इनको 14 दिसंबर को पास आउट होना था, अब 14 नवंबर को हो रहे हैं। जब तक ये पास आउट होके पलटन पहुंचेंगे, तो जो पलटन है वो लड़ाई में होगी, सारी पलटनें लड़ाई में होंगी। ना इनको जवानों का नाम पता होगा, ना जवानों को इनका नाम पता होगा, लेकिन यंग ब्लड है, सबसे आगे दौड़ते जाएंगे, चार्ज करते जाएंगे, मैक्सिमम मारे जाएंगे। और एग्जैक्टली उनकी भविष्यवाणी 100% करेक्ट साबित हुई। हमारी सर्विस की पहली रात, मतलब हम ट्रेन से उतरे और हमको लड़ाई में झोंक दिया। मुझे अभी तक याद है, सिलीगुड़ी के रेलवे स्टेशन पे हम लोग कोई 30-40 हमारे बैच के इकट्ठे उतरे जो ईस्ट की तरफ जा रहे थे, और लड़ाई तो ईस्ट में थी, बांग्लादेश में थी। तो सिलीगुड़ी के रेलवे स्टेशन पे सुबह 6:30 बजे हमारी ट्रेन पहुंची। विंटर की लिम्पिड सनशाइन वो भरा खचाखच सेनाओं से भरा हुआ था, और मुझे अभी तक वो दृश्य याद है। वो संगीनें सुबह की रोशनी में वो ग्लिंट कर रही थी, शरशरा रही थी, मतलब यू कैन इमेजिन अ सी ऑफ बेनेट्स। क्या बात है। सो यू सी खड़े हो गए जी, दैट टेल्स यू एवरीथिंग अबाउट हाउ इट ऑल स्टार्टेड। और उसी रात कई सारे मेरे दोस्त एक्शन में थे, मारे गए। मुझे MPS चौधरी एक नाम याद है, 2nd लेफ्टिनेंट MP, हमारा सबसे हैंडसम और फिट लड़का जो था, वो बेचारे को पलटन गया तो उन्होंने बोला अरे तो अकेडमी से आया, देखें कितना क्या, लेट्स सी व्हाट यू आर मेड ऑफ। तो उसको पेट्रोल भेजो, आज ये 29 बलूच की वो रेकी करके आएगा। तो मुक्ति वाहिनी की ड्रेस पहनाई और वो उनको भेजा। वो बेचारे एम्बुश हो गए। ठीक है साहब, वो 1 अफसर और 2 जवान, इतना टॉर्चर करके मारा। एक तो साहब बोलते ना मार डाला, चलो यू शॉट देम डेड यार, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, सिंपल। इनकी हर एक बदन की, जिस्म की एक हड्डी तोड़ दी मार मार के, मिनट के इसके बट, इसी, और पूरे बदन पे इनके सिगरेट से जलाने का निशान थे। इसी द सिंपलेस्ट टॉर्चर जो है, आप जलती सिगरेट लो और आपके ऊपर बुझा दो, सवाल पूछो ना जवाब दे तो बुझा दो छाती के ऊपर। और क्योंकि ये गुस्से में देख रहा था अपने टॉर्चरर की तरफ, तो उसने कहा आंखें निकाल दो साले की। तो उन्होंने बेनेट से दोनों आंखें बाहर निकाल दी। ठीक है साहब, और एक आंख ऐसे लटकी थी, उसको तो राइफल के बट से फोड़ दिया पूरा, वो अंदर का फ्लूइड फेस पे था। दूसरी आंख लटक रही थी। और फिर उन्होंने टाइम्स के फोटोग्राफर वहाँ कहीं घूम रहा था, टाइम मैगजीन, अमेरिकन मैगजीन, उसको बुलाया। बोला ये देखो ये इंडियंस, ये देखो ये मुक्ति वाहिनी के वेश में आए, कोई मुक्ति वाहिनी नहीं है, सब इंडिया की आर्मी कर रहे। उसने फोटो ले ली, वो 3 लाशें। और साहब वो जो फोटोज थी वो टाइम मैगजीन के कवर पे छपी। ठीक है साहब, इसके फादर की डेथ हो चुकी थी, MPS चौधरी। उनके फादर नहीं थे, उसकी माँ ने पाल पोस के बड़ा किया था। और आप बता रहे थे कि बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी, बहुत हैंडसम, वो बहुत हैंडसम बॉय,
और उसकी माँ बेचारी देहरादून के एक स्कूल में पढ़ाती थी। तो जब वो लाश तो थी नहीं, तो वो ऐसे ही वो बेचारे ले गए करने के लिए। अब माँ को थोड़ी ना जाके बताएंगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो वो ले गए और बोला, तो बोले कैसे मरा मेरा बेटा? तो कहते मैडम बहुत बहादुरी से मरा, और चले गए। वो शी वेंट बैक टू स्कूल की कुछ काम करूंगी, मन लग जाएगा, ये दुख दर्द के ऊपर हो जाएगा। तो साहब वो जो है वहाँ जब स्कूल गई तो स्कूल की लाइब्रेरी के बाहर मैगजीन स्टैंड होता था। ठीक है साहब, और वो मैगजीन स्टैंड पे सबसे टॉप पे थी टाइम मैगजीन। अब जिस भी हाल में बेटा हो, माँ उसे पहचान लेती है। शी सॉ दैट एंड शी रिकॉग्नाइज्ड हर सन, शी स्क्रीम्ड एंड शी फेंटेड। तो इस तरह की साहब कहानियां हैं, लेकिन मुझे बड़ा गर्व है, मुझे बहुत फख्र है कि हाँ हमने कीमत चुकाई, लेकिन वी वर एट द कटिंग एज व्हेन इन 13 डेज, जब 13 दिन में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। और मैं आपको शरद जी बताना चाहता हूं कि हमने देखा है आंखों से वो दृश्य जहां की लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी हिलाले जुर्रत सितारा पाकिस्तान इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन कर रहा था, और अपनी पिस्टल निकाल के जगजीत सिंह अरोड़ा, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को दे रहा था। वो बच्चे की तरह फफक के रो रहा था। जी, हमने ये सब देखा, आपने देखा, और ये हम सबके लिए गौरव का एक ऐसा अध्याय है जिसे याद करके हम गर्व से भर जाते हैं सर। और मुझे लगता है कि भारतीय सेना का एक और जो बहुत ताकतवर कैरेक्टर है कि हम उस कायरता की तरफ नहीं जाते जिसकी तरफ हमारा मुल्क गया, और जिस तरह से टॉर्चर, और उसके बाद भी हमने देखा कि जिस तरह का हल्कापन और घटियापन दिखाया, भारतीय सेना ने कभी उस ट्रेडिशन की तरफ खिलौने उस ट्रेडिशन को कभी नहीं छुआ, नहीं दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दैवयोग से मैं कारगिल में अपनी पलटन कमांड कर रहा था, कक्सर का इलाका है, जी। और जब मैं चार्ज लिया तो मुझे बताया गया 29 बलूच मेरे सामने है तैनात, वही द सेम डैम बटालियन, जी, ठीक है जी। तो मैंने अपने जवानों को एक सीधा आदेश दिया, गिव देम हेल। और हमने साहब 29 बलूच की तो पर खच्चे उड़ा दिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये दास्तान पूरी नहीं होगी। उसके बिना पूरी नहीं होगी। आपको बता तो दिया कि उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया। देखिए साहब, हमारे जब मैं अपनी पलटन का चार्ज ले रहा था, बर्फ पड़ चुकी थी, 40 फुट बर्फ पड़ती है वहाँ कारगिल में, और जब बर्फ पड़ती है तो एवलांच आते हैं, तो इसलिए सारी मूवमेंट बंद हो जाती है। मैंने नया नया चार्ज लिया था अपनी पलटन का, और मैं चाहता था कि मैं सारे पोस्ट देखूं। तो उन्होंने बोला, देखो साहब ऑर्डर तो नहीं है, आप आदेश के उल्लंघन कर रहे हैं अगर आप जाते हैं। मैंने कहा यार लड़ाई शुरू हुई, मैं अपनी पलटन नहीं देखी जमीन पे, ये कैसे हो सकता है, मैं तो जाऊंगा। तो साहब मैं गया, तो सब कंपनियां देख ली, लास्ट में बची थी एक बीएसएफ की कंपनी जो हमारे पलटन के अंडर कमांड थी जी। तो मैं रात को चढ़ के, बड़ी खड़ी चढ़ाई थी साहब, रात को चढ़ के पहुंचा, तो बोले साहब इसके आगे नहीं जाते। मैं बोला क्यों? बोले साहब फायर आता है। मैं कहा इंस्पेक्टर साहब आप मेरे पीछे आइए, राइट, बट आई वांट टू सी एवरी सिंगल ब्लडी बंकर, ऑलराइट। फायर आता है ना आता है, आई एम नॉट हियर, इज नॉट फॉर माय हेल्थ सेक, आई हैव टू सी माय पोस्ट, आप पीछे आइए, बट मेरे को गाइड करते जाइए। तो हम गए, मैंने देखा दोनों तरफ बंकर बर्बाद, टूटे हुए, छतें गिरी हुई। मैंने कहा व्हाट द ब्लडी हेल, यहाँ क्या हुआ? बोले साहब वो तो आपको बताएंगे साहब, वो अपनी एयर डिफेंस गन ले आए और उन्होंने बुरा हाल किया हमारे पोस्ट का। आप चलो साहब पहले देख तो लो। लास्ट में एक आर्मी का पोस्ट था, और वहां पे एक छोटा सा गढ़वाल का 5 फुट नथिंग हवलदार राजेश सिंह करके, तो वो आया, सलूट मारा उसने। बोले सर गुस्ताखी माफ, मैं आपसे अकेले बात करना चाहता हूँ, ये इंस्पेक्टर साहब को बोले जाए। मैंने बोला ऑलराइट। मैं इंस्पेक्टर साहब बैक। मैं कहा हाँ बेटा क्या हुआ? कहता साहब आप नए सीओ साहब हैं? मैंने कहा यस। आप चार्ज ले रहे हैं साहब? हमने सुना आप चार्ज ले। मैंने कहा हाँ। कहता है साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की फौज की यहाँ बहुत भारी बेइज्जती हुई है। व्हाट, कैसे?
कहता है साहब आपको इसका बदला लेना है। मैंने कहा हुआ क्या? कहता है साहब देखिए ये बेचारे जो हैं इनको बोला था कि जो ये केरोसिन ऑयल के बैरल ये पहाड़ी के ऊपर मत रखो, वो वहां से दिखते हैं और वो अगर वो फायर करे तो आग पकड़ सकते हैं। लेकिन अब वो ना ऊपर से कौन नीचे लाए फिर चढ़ाए, तो उन्होंने वहां रखी, पाइप लो और वहां से निकाल लो, आसान हो जाता है। तो उन्होंने सब वो वहां रखे। तो कहता है साहब देखिए मेरी एयर डिफेंस गन है 23 मिलीमीटर, ठीक है साहब, और यहाँ से हम लोग बड़ा अच्छा फायर करके जवाब देते थे। फिर साहब ये यहाँ पे 40 मिलीमीटर की बोफोर तोप लाए, हेलीकॉप्टर से उतारी, मेरी रेंज के बाहर रखी और वहां से साहब उन्होंने ताबड़तोड़ फायर किया। ये जो सारे यहाँ पे थे ना साहब मट्टी के तेल के बैरल, उनमें आग लगा दी, 300-400 फुट लपटें गिरी। उसके बाद उन्होंने एंटी टैंक राइफल्स गनों का इस्तेमाल करके सारे बंकर हमारे तोड़ दिए। ये जो सारे टूटे देख रहे हो ना साहब वो, मैंने कहा अच्छा। कहता साहब ये नहीं है पूरा, इन लोगों ने तो साहब पोस्ट छोड़ के ये रिवर्स स्लोप पे आ गए सारे। मतलब ये एक ये एनिमी स्लोप, ये रिवर्स स्लोप होता है। जब बहुत मार पड़ती है तो ये पीछे वो पीछे वाले आके आड़ ले लेते साहब। और तब से साहब ये आगे नहीं आए। अगर मैं यहाँ से हट जाता तो ये पोस्ट गया था, लेकिन मैंने कहा साहब मैं नहीं छोड़ूंगा अपना पोस्ट, मैं यहाँ पे रहा हूँ। मैं फायर करना चाहता था, इन्होंने बोला मत, तू हमको मरवाएगा क्योंकि ऊपर से फायर का आदेश नहीं है और तू यहाँ से खोलेगा और वो उनके पास ज़्यादा बड़ी तोपें हैं, ये है वो है, हमारा बहुत नुकसान होगा। कहता है साहब ये लोगों ने कुछ नहीं किया, मेरे को भी फायर नहीं करने दिया। और कहता है साहब फिर पाकिस्तान की ये फौज ने आके फायर बंद किया, अपने छतों पे आके भगड़ा किया। भगड़ा किया कि क्या मतलब हुआ? साले माँ का दूध पिया है तो मार ले। कहता साहब इन्होंने कुछ नहीं किया साहब, इससे बड़ी बेइज्जती मैंने नहीं देखी, आपको इसका बदला लेना होगा साहब। ये मेरा जवान बोल रहा है, राजेश सिंह। राजेश सिंह। मैंने कहा शेर सिंह सूबेदार मेजर बनना है? बोले यस सर। मैं जा वो पोस्ट को टर्न अराउंड कर, लड़ाई के लिए तैयार कर, जिस दिन लड़ाई के लिए तैयार हो कॉल मी। तो मैं साहब वहाँ पहुँच गया, रात को ठहरा, सुबह में सबसे जो ऊंचा पोस्ट था वहां पे मैं आ गया। मैं कहा ऑल गन्स रेडी? बोले यस सर। मेरा सूबेदार मेजर भी साथ गया था, तीरथ सिंह। तो बोला फायर। तो वो साहब हमारी सारी गनें शुरू हो गई वहां पे, एंटी टैंक रॉकेट गन लगा दी थी हमने, सब कुछ लगा दिया, धड़ 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 शुरू हुआ। तो उतने में वो जो सरदार थे जो तोप के साथ आए थे, कहते साहब जी साडू भी हुक्म दो ना। मैं तुम किसका इंतजार कर रहे हो, तुम भी तो शामिल हो, साला फायर। साहब वो जो तोप 11 किलोमीटर मार करती है, अब हिसाब लगाओ कि अगर वो 2 किलोमीटर पे ठोके तो क्या होगा। मतलब जबरदस्त पर खच्चे उड़ा दे। और साहब वही हुआ, उनने लाके 80 गोले फायर किए, धड़ाम 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 धड़ाम। और जो सामने का पोस्ट था ना वहां पे वो पत्थर जोड़ जोड़ के दीवारें बनाते। तो साहब जैसे पत्थरों का झरना शुरू हुआ, वो करके, मैंने भी पूरी जिंदगी में इतनी 37 साल अफसरी की है, मैंने झरना नहीं गिरते देखा पत्थरों का। तो पत्थरों का झरना गिरना शुरू हुआ और वहां से पाकिस्तानी चिल्लाए, ग्राई पागल हो गए हो क्या, बंद करो बंद करो। तो मारी मार धुएं उठने लगे। फिर थोड़ी देर में पाकिस्तानियों ने पोस्ट खाली किया, सामने फॉरवर्ड स्लोप रिवर्स स्लोप, दोनों खाली छुप गए। तो मेरे साथ जो हाईएस्ट पोस्ट था मेरा सिग्नल का रेडियो ऑपरेटर था। तो वो मेरे को ऐसे ऐसे करता है, सर सर सर। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? तो बोले वो देखो सर, वो देखो, वो सफेद झंडा दिखा रहे। सफेद झंडा लड़ाई के मैदान में, मतलब साहब जी बस हो गई, लैंड हो अभी गिव अप, हैंड्स अप है, बस कर दो, कि काफी हो गया, मर गए, नहीं जवाब। ये आपने इस तरह तो मैंने देखा वो झंडा मुझे भी दिख रहा था। तो मैंने कहा तेरे को दिख रहा है? वो बड़ा हैरान हुआ, जो चीज प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रहा है, कमांडिंग ऑफिसर बोल रहा है दिख रहा है। बेचारा कुछ हेजिटेट करने लगा। मैं कहा तेरे को दिख रहा है? बोला नो सर। मैं कहा गुड। मैंने कहा तू समझता है मैं इनके सफेद झंडे से इनको छोड़ दूंगा इस पलटन के बहुत हिसाब पूरे करने? ठीक है, बड़ी बैश द डे लाइट्स आउट ऑफ देम। अरे साहब 1 घंटा और ठोका उस पोस्ट में, कोई बंकर नहीं साबित छोड़ा।
और वहाँ पे पूर्ण शांति पड़ गई। वो तो पिछले रिवर्स लूप पे जाके छुप गए, छुप गया। चूहों की तरह दुबक गए। वो कोई हिम्मत नहीं किसी के माई के लाल भी कि वो फॉरवर्ड एरिया में आ जाए, सारे बंकर तबाह। हो गया। हाँ। तो फिर थोड़ी देर बाद लड़के बोले साहब जी मजा नहीं आ रहा, जवाब नहीं दे रहे। हाँ। मैं कहा, अच्छा हो गई तृप्ति। तो मैं कहा सुबेदार मेजर साहब सीटी बजाइए। हाँ। तो सीटी बजाई, सीज फायर हुआ। मैंने आदेश दिया तमाम जवान अपने बंकरों पे खड़े हो जाएं, खासकर बीएसएफ के जवान। उन्होंने भी अपने बेस्ट लोग भेजे थे हाँ। बदला लेने के लिए, बीएसएफ जी, के। बीएसएफ। मैंने कहा सब अपने बंकरों पे खड़े हो जाओ। तो सब खड़े हो गए। मैंने कहा आप भंगड़ा करो। क्या बात है, क्या बात है भंगड़ा बख्शी करो। साहब, क्या बात है। आधा घंटा हमने भंगड़ा किया, वहाँ पे खुल के नाचे दुश्मन के सामने। इसका मतलब आप साले माँ का दूध पिया, फायर आजा करके आजा आजा। देख ले, आहा, देख ले अगर क्या बात दम है तो, क्या बात है, हिम्मत क्या है तो। मेरे सारे सैनिक जीवन में मेरे ख्याल ये क्षण मेरे लिए बिल्कुल सही है। सबसे बढ़िया जो एक मेमोरी है वो बिल्कुल सही बात है। उसमें वो युवा कमीशन ऑफिसर ओपीएस चौधरी भी शामिल थे, जो 29 बलूच बटालियन, एक चिढ़, एक गुस्सा एक जो गुस्सा पल रहा था आपके मन में, निकल गया। वो भी जस्टिफाइड हुआ, खत्म हुआ। बख्शी साहब, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे, क्योंकि कारगिल का जो मंजर आपने बयान किया है, मेरे रोंगटे उससे खड़े हो गए। मैं सोच रहा था कि कितनी कमाल की ताकत है भारतीय सेना में। मैं लौटूंगा, लेकिन फिलहाल हम रुक रहे हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो तुरंत नहीं लौटेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वक्त होगा खबरों के साथ। आज ही रात 10:30 बजे आप इस बातचीत का दूसरा हिस्सा देखेंगे। रात 10:30 बजे देखना मत भूलिए, क्योंकि बेहद दिलचस्प है ये बातचीत मेजर जनरल रिटायर्ड भारतीय सेना से जीडी बख्शी साहब के साथ।